हाय स्टूडेंट्स। कल का जो लेक्चर है चूड़ी वाला लेक्चर, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप कल का लेक्चर आपको मतलब जहाँ तक मैंने चैप्टर कराया उतना आपको समझ में आया होगा। तो आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करके हम लोग इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने जहाँ तक देखा था कि जो अब्दुल था वो थोड़ा सा परेशान था कि अभी तक जो है वो मैंने तपोवन के लिए क्या किया, जो मुझे बुलाकर इतना ऑनर किया जाने वाला है। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा कि वो थोड़ा रेस्टलेसनेस फील कर रहा था। उसको लग रहा था कि ऐसा बहुत बड़ा काम तो मैंने नहीं किया तपोवन के लिए। तो उसका ये बड़प्पन था कि इतना काम करने के बावजूद उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता। अब्दुल तपोवनात आला, जब वो तपोवन में पहुंचा तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता। तो ऑलरेडी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। स्टेजच्या समोर, समोर मतलब फ्रंट, आगे, स्टेज के आगे बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यांवर, बाजूला साइड में मांडलेल्या खुर्च्यांवर, मांडलेल्या मतलब रखे हुए, एडजस्ट किए हुए खुर्च्यांवर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती। काही निमंत्रित, काही मतलब सम, निमंत्रित मतलब इनवाइटेड। तो स्टेज के पास जो चेयर रखी थी वहाँ पर कुछ इनवाइटेड पाहुणे मंडली बसली होती। पाहुणे मंडली मतलब गेस्ट, जिन लोगों को प्रोग्राम में बुलाया गया था वहाँ पर वो गेस्ट बैठे थे। अब्दुल्ला त्यांच्यासमोर बसायला संकोच वाटला। अब्दुल्ला त्यांच्या बरोबर बसायला, तो अब्दुल को उनके साथ बैठने में संकोच वाटला। संकोच वाटला मतलब टू फील हेजिटेट। तो अब्दुल थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े लोगों के साथ मैं कैसे बैठ सकता हूँ, क्योंकि वो एक सिंपल सा बैंगल सेलर था। तो तसाच उभा राहिला, वो वहीं पे खड़ा हुआ था। तेवढ्यात खुद दाजी साहेबांनी त्याला बोलावून, अब फिर दाजी साहेब ने अब्दुल को देखा, उसे बुलाया, जवळच्या खुर्च्यांवर बसायला लावले और अपने बाजू की चेयर पर बिठाया। बहुत बड़ी बात थी अब्दुल के लिए। सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। अब यो प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हो गया। सुरुवातीचे अध्यक्षांचे स्वागत, शुरुआत में अध्यक्ष मतलब जो चीफ गेस्ट होते हैं, स्वागत वगैरह, स्वागत, वेलकम एट्सेट्रा औपचारिक झाल्यावर, औपचारिक मतलब जो फॉर्मली किया जाता है, औपचारिक मीन्स फॉर्मली। जैसे कि किसी प्रोग्राम में हम लोग किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो उन्हें हम लोग वेलकम करते हैं। जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी होने के बाद में दाजी साहेबांनी बोलायला सुरुवात केली। अब दाजी साहेब माइक पे गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। अब्दुल बघतच राहिला, दाजी साहेब को अब्दुल देखते रह गया। 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताटपणा, 84 वर्षाचा, 84 वर्ष मीन्स 84 ईयर्स के दाजी साहेब थे। वृद्धांचा ताटपना, वृद्ध कहते हैं ओल्ड एज पर्सन को। तो अब्दुल देखते रह गया कि 84 ईयर के ओल्ड एज पर्सन, ताटपना, ताटपना मतलब कितने स्ट्रेट, मतलब वो खड़े हुए हैं। उनस सड़सड़ित देह यष्टि, हाइट अच्छी थी, सड़सड़ित देह यष्टि मतलब एकदम दुबले पतले, और एकदम देह यष्टि मतलब उनकी पर्सनैलिटी। तेजापुंज चेहरा, अट्रैक्टिव फेस, गौरवर्ण, गोरा रंग, गौर मतलब फेयर, वर्ण मतलब कलर। पांढरे स्वच्छ धोतर, पांढरे स्वच्छ मतलब क्लीन वाइट कलर की धोती पहनी थी। त्यावर बंद गळ्याचा कोट, उसमें राउंड नेक का बंद जैसा बटन लग के बंद होने वाला कोट, आणि डोक्याला केशरी फेटा और सिर के ऊपर केसरी रंग का साफ़ा। फेटा मतलब टर्बन, साफ़ा। अभी आपके बाजू में जो पिक है उसमें आप देख सकते हो दाजी साहिब को, ऐसा उनका कोट, उनके सर पे साफ़ा है ना। या वयात ही, और इस एज पर भी
आवाजातला खणखणीतपणा, उनके आवाज़ में खणखणीतपणा होता। खणखणीतपणा मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग वॉइस, इतनी एज होने के बाद भी उनकी आवाज़ एकदम स्ट्रॉन्ग थी। आणि बोलण्यातली एट, बोलणे का स्टाईल, एट मतलब स्टाईल, यामुळे अब्दुल भारावून बघत राहिला। भारावून बघणे मतलब कंटिन्यूसली, मतलब सब कुछ भूल कर, है ना, टू फॉरगॉट एवरीथिंग, आसपास की चीज़ों को भूलकर वो सिर्फ दाजी साहब को देख रहा था, उनकी पर्सनालिटी को देख रहा था, उनके बात करने के स्टाइल से अब्दुल अट्रैक्ट था। दाजी साहेब बोलत होते, दाजी साहब ने बोलना शुरू किया। रामानं सेतुबंधन केलं, लॉर्ड राम, है ना, गॉड राम ने सेतुबंधन, सेतुबंधन, सेतु एक्चुअली जो ब्रिज बनाया था राम ने अपने लोगों के साथ मिलकर। एक छोटी सी मैथोलॉजी है रामायण को लेकर, मतलब एक हम कह सकते हैं एक एंशियंट रामायण तो आप जानते ही हो, है ना, राम और सीता और लक्ष्मण के बारे में है, रावण के बारे में उसमें। तो उस रामायण में, उस स्टोरी में मतलब लिखा है कि राम ने जब उसको सीता को छुड़ाना था श्रीलंका से, तो उसने सेतु बनाया, एक ब्रिज बनाया। सेतु बंधन मतलब ब्रिज क्रिएट किया। अब ये जो सेतु था ये बनाया गया स्टोन से, बड़े बड़े पत्थरों से, और उसमें जो राम की जो वानर सेना थी उन्होंने इसकी मदद की उस सेतु को बनाने। एक बहुत मतलब इसके ऊपर एक इवेंट है, तो वो कैसे उस मतलब वानर सेना ने एक एक पत्थरों को उस पानी पे रखते गए और वो पत्थर फ्लोट हो रहा था, और ऐसा करते करते उन्होंने इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट किया। ठीक है, तो उस ब्रिज को कहते हैं सेतुबंधन। तो रामानं सेतुबंधन केलं, पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला, लेकिन उसके लिए कई लोगों की मदद थी। हातभार लागला मतलब मदद होना। जैसा मैंने बताया कि जब राम ने सेतुबंधन बनाया तो उसकी मदद कई लोगों ने की, मतलब उसकी मदद जो वानर सेना थी और उनके साथ वाले जो लोग थे उन्होंने की। अगदी लहानशी खार, अगदी लहानशी मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी। खार कहते हैं स्क्विरल को, गिलहरी को। खार, स्क्विरल, गिलहरी, एक छोटी सी गिलहरी ने, पण तिनं सुद्धा, लेकिन उसने भी आपल्या शक्तीप्रमाणे, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सेतु बंधनाला मदद केली। तो एक छोटी सी स्क्विरल है, देखो स्क्विरल तो आप जानते हो बहुत छोटी होती है, उसने भी अपने जितना उसको पॉसिबल है स्ट्रेंथ में उतना उसने उस ब्रिज बनाने में मदद की, मतलब उसने भी थोड़ा सा हाथ दिया। तशीच मदत, वैसे ही मदत या तपोनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती, इस तपोन के देने के लिए कुछ पर्सन्स आम्हाला सुदैवाने लाभल्या। सुदैवाने मतलब लकीली। और फिर दाजी साहब ने कहा कि इस तपोन की को मदद करने के लिए कुछ हमें ग्रेट पर्सनैलिटीज़ मिले। संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 2 फेस्टिवल में बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव, बैंगल्स पहनाने का जब ये आइडिया, या हम कह सकते हैं प्रस्ताव, यानी ये एक आइडिया रखा गया, जेव्हा समोर आला, जब ये बात सामने आई, तेव्हा अनेक बांगडी वाल्यांना भेटून, बहुत सारे बांगडी वालों को मिलकर, बैंगल सेलर को मिलकर इथं येण्याबद्दल विनंती केली, यहाँ पे आने के लिए हमने रिक्वेस्ट की। तो संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा के लिए जब ये डिमांड रखा गया कि नहीं, यहाँ की जो औरतें हैं उनको बैंगल्स के लिए किसी को बुलाना है, तो हमने कई बैंगल सेलर से कॉन्टॅक्ट किया, रिक्वेस्ट की आने, पण कोणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नहीं, लेकिन किसी ने भी मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। स्वीकार करने, कबूल करने, एक्सेप्ट करना, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सबको डर था। किस चीज़ का डर था? इस डिज़ीज़ का डर था। जैसे मैंने आपको बताया कि डिज़ीज़ एक दूसरे से फैलती है।
अब्दुल मियाँनी मात्र स्वतःहून इथे येण्याचं आश्वासन दिलं, लेकिन अब्दुल मियाँ ने खुद यहाँ पे आने की श्योरिटी दी। आश्वासन देना, श्योरिटी देना, वो खुद आगे आए, उन्होंने कहा कि मैं आने को तैयार हूँ। आणि दरवर्षी न चुकता, एव्हरी इयर विदाउट एनी फेलियर, बिना भूले अब्दुल मियाँ इथे येतात, अब्दुल मियाँ यहाँ पे पहुँच जाते हैं। येथील भगिनींच्या जीवनात, यहाँ की जो लेडीज़ है, भगिनी कहते हैं वुमेन्स, लेडीज़, बहनों को, जैसा कहते ना भाई और बहनों, है ना, तो ऐसा भगिनी, माझ्या भगिनींनो मतलब मेरी बहनों। तो यहाँ की बहनों के ज़िंदगी में आनंदाचा वर्षाव करतात, खुशी की बारिश करते हैं, मतलब उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। वर्षातले 2 दिवस, साल के 2 दिन तपोवनात अतिशय आनंदाचे, तपोवन में बहुत ही हैप्पीली आणि उत्साहाचे असतात। उत्साहाचे मीन्स एक्साइटमेंट के रहते हैं। तपोवन के जो 2 दिन होते हैं वो बहुत ही एक्साइटमेंट के होते हैं। कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता, किसी भी तरह की मोबदला, रिटर्न अपेक्षा न करता, होप, अपेक्षा मीन्स होप, विदाउट एनी होप, मतलब वो ये नहीं सोचते कि ये काम करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा। अब्दुल मियाँ न बोलवता, अब्दुल मियाँ बिना बुलाए, न बोलवता मतलब हम उनको याद भी नहीं दिलाते, दरवर्षी येतात, एव्हरी ईयर वो यहाँ पे आते हैं। तपोवनातील स्त्रिया, तपोवन की औरतें, मुली बाळी, छोटी बच्चियाँ त्यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेले असतात, उनके आने का इंतज़ार करते हैं। डोळे लावून बसने मतलब वाट पाहणे, ईगरली, यानी उनका इंतज़ार करते हैं। अब्दुल मियाँचे हे समाज कार्य, अब्दुल मियाँ का ये जो सोशल वर्क है, ही मानव सेवा, ये लोगों की मदद करने का जो है खरोखर फार मोठी आहे। रियली इट्स लाइक एप्रिशिएट करने के लायक है, अनमोल आहे, प्रेशियस है। आणि म्हणूनच आज, और इसीलिए आज त्यांचं सत्कार करण्याचं ठरवलं। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आज हम अब्दुल मियाँ का भी सत्कार करेंगे, उन्हें ऑनर करेंगे। तेव्हा त्या सत्काराचा स्वीकार और इस ऑनर का जो इसे एक्सेप्ट करने के लिए अब्दुल मियाँ ने इथे येऊन करावा। अब्दुल मियाँ स्टेज पर आए या मेरे सामने आए, तो देखो बहुत बड़ी बात है। दाजी साहब ने एक नॉर्मल से बैंगल सेलर को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी और अब्दुल के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। तो अब्दुल वहाँ पे पहुँचा, एनवायरनमेंट देखा, डरा हुआ था, इतने बड़े लोगों के साथ कैसे बैठूँ। दाजी साहब ने अपने बाजू में बिठाया। जब दाजी साहब बोलने के लिए खड़े हुए तो वो अब्दुल उनकी पर्सनैलिटी को देखता रह गया। दाजी साहब ने बोलना शुरू किया। दाजी साहब ने उनको कंपेयर किया एक छोटी से स्क्विरल के साथ। एक स्क्विरल अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, जिस तरह उसने राम को सेतु बंधन में मदद की, तो दाजी साहब ने कहा कि अब्दुल ने इस तपोवन के लिए जो कुछ भी किया बहुत बड़ी बात है। जब सब लोगों ने मना किया तो अब्दुल आगे आया, बिना भूले। वो हर साल में 2 बार आता है बैंगल्स देने यहाँ की औरतों को, और इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अब्दुल मियाँ को सबके सामने ऑनर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अब्दुल मियाँ को कि वो इस ऑनर को एक्सेप्ट करें। बहुत बड़ी बात है एक छोटे से बैंगल सेलर के लिए। देखो, वो उनका काम भले छोटा लगता हो, लेकिन उन्होंने जो सोशल वर्क किया ना, वो बहुत बड़ा था। ओके, देखते आगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ। अब्दुल स्टेजवर चढला, अब्दुल स्टेज पे गया। दाजी साहेबांनी फुलांचा गुच्छ, फुलांचा गुच्छ, फुलांचा गुच्छ मतलब जो बुके होता है, फ्लावर बुके, आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली और तपोवन के लोगों ने रेडी की हुई सुंदर फुलदानी, फुलदानी मतलब जो फ्लावर पॉट होता है, फुलदानी मतलब फ्लावर पॉट, जो तपोवन के लोगों ने खुद अपने हाथों से अब्दुल के लिए बनाई थी। टाळ्यांचा कडकडाट झाला, सब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। अब्दुल अतिशय भारावून गेला। अब्दुल जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। त्याने चटकन दाजी साहेबांच्या पायांना स्पर्श केला और उसने फ़ौरन, चटकन मतलब इंस्टेंटली, वो दाजी साहब के उसने ब्लेसिंग्स ली। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, इतनी इज्जत उसे मिली थी। बराच उशीर झाला होता, बहुत लेट हो गया था। उशीर मतलब लेट।
अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी, अमरावती से आए हुए इन्वाइटेड गेस्ट मोटारीतून जाणार होती. मोटार कार से वो रिटर्न जाने वाले थे. दाजी साहेबांनी अब्दुलला त्यात बसवले और अब्दुल को दाजी साहब ने उनके कार में बिठाया. उनको कहा कि इसको छोड़ देना आप, क्योंकि अभी तो कोई बस वगैरह भी अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि लेट हो गया है. मोटार धावत होती. अब्दुल विचार करत होता. अब्दुल सोच रहा था, आज शन्नूला आणायला हवे होते. मैंने गलती की, आज मुझे शन्नू को लाना चाहिए था. तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता. ये देखकर वो उसका जो गुस्सा है, जो कहती थी ना बार बार कि त्यांच्यासाठी परवणी तपोवन में जाना उनके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है, तो उसको रीज़न आज पता चलता. आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता. आसमान में फुल मून जैसे कि स्माइल कर रहा था. आकाश मेघ रहित मतलब विदाउट क्लाउड, मतलब विदाउट ब्लैक क्लाउड, निळ्या नितळाईने नटले होते. ब्लू कलर से जैसे डेकोरेटेड था. निळ्या नितळाईने मतलब ब्लू कलर से नटले होते, मतलब डेकोरेटेड लग रहा था. वातावरण एनवायरमेंट अंतर्बाह्य प्रसन्न वाटत होते. अंतर्बाह्य मतलब इन एंड आउट, मीन्स हम कह सकते हैं कंप्लीटली पूरा एनवायरमेंट बहुत ही उसे हैप्पी लग रहा था. अंबादेवीच्या चौकात मोटार थांबली. वही मंदिर के पास वो कार रुक गई. जो आपको देखो हमने पहले पढ़े थे, ट्यूसडे के दिन औरतें इस मंदिर में विज़िट करती थी. अब्दुल खाली उतरला, घरी आला, घर आ गया. अब्दुल येता शन्नू उठली. थाळीत चपाती, प्लेट में रोटी आणि वांग्याची भाजी घेऊन, वांगी कहते हैं ब्रिंजल को, है ना, तो वांग्याची भाजी घेऊन तीने थाळी अब्दुल समोर ठेवली और उसने उस प्लेट को अब्दुल के सामने रख दिया. अब्दुल एखाद्या अपराधासारखा मान खाली घालून जेवू लागला. और अब्दुल जो है एखाद्या अपराध्यासारखा, अपराधी कहते हैं कल्प्रिट को, मतलब एक गुनहगार को. तो अब्दुल अपने आप को एक गुनहगार मान रहा था. बहुत सारे रीज़न थे, उसमें से एक रीज़न था कि मैंने शन्नू को नहीं लेके गया. दूसरा रीज़न था कि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ. वो बहुत डिप्रेस था. तू नहीं खाएगी? उसने अपनी वाइफ से पूछा, क्या तुम नहीं खाओगे? जी नहीं, जी नहीं चाहता खाने को, दिल नहीं कर रहा खाना खाने. अनवर जेवला. अनवर ने खाना खाया, जेवला, खा लिया. पण खीम्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. लेकिन आज वो खीमा खाने का डिमांड कर रहा था, ज़िद कर रहा था कि आज मुझे खीमा ही खाना. तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो लोग एक बोलते ना, जैसा अच्छा बुरा भी घर पे नहीं पका सकते थे. तो वो एक्चुअली ये दिखाना चाहती थी कि देखो हमारे पास कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, एक नॉर्मल का बच्चे ने जो डिमांड किया है वो भी हम नहीं बना सकते. अब्दुलच्या हातातला घास हातात राहिला. अब्दुल के हाथ का जो निवाला है, घास मतलब निवाला, हाथों में रह गया. एकाएकी सडनली जेवणावरची इच्छा मरून गेली. खाना खाने की जो इच्छा है वही उसकी ख़त्म हो गई. तोंडात घास घोळू लागला. घोळू लागला मतलब मुंह में निवाला घूमने लगा, मुंह के मुंह में. कितीदा सांगितलं, हा धंदा सोडून दूसरा धंदा शुरू करा. अब उसकी वाइफ मतलब उसको स्कोल्ड करने लगी, चिल्लाने लगी. वो कहने लगी, कितने बार बोलूँ कि ये बिज़नेस छोड़कर कोई नया बिज़नेस आप शुरू करो. पण शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकले नाही और शन्नू के आगे की जो बातें वो अब्दुल ने सुना ही नहीं. तो चटकन उठला और वो फ़ौरन उठा, हाथ धुवून अनवरच्या शेजारी येऊन पडला और हाथ धोकर वो अनवर के बाजू में आकर सो गया. शन्नूचे बोलणे, शन्नू का बोलना, त्यातला शब्द नि शब्द, शब्द न शब्द मतलब एक एक वर्ड्स त्याला पाठ होता, उसे याद था. इसका मतलब क्या है कि कई बार शन्नू ने बोला था कि ये बिज़नेस छोड़ दो, कोई नया बिज़नेस करो, ये बिज़नेस में कुछ नहीं है. कितीदा तरी तेच तेच ते बोलून झाले होते. कई बार उसने ये बात बोली थी. नवीन धंदा, भांडवल नको. भांडवल मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, शुरुआत का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना नया बिज़नेस स्टार्ट करने. तो अब्दुल बोला, नवीन धंदा हमेशा बोलते रहते हो, न्यू बिज़नेस, भांडवल नको, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कुठून आणणार, कहाँ से लाएंगे. तो थोड़ा सा जोराने
वो थोड़ा ज़ोर से, पण शन्नूला ऐकायला येईल अशा आवाजात बोलला. इतने आवाज में बोला कि वो शन्नू को सुना सके. पण भांडवलपेक्षाही इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा त्याला अब्बाजानपासून चालत असलेला, यानी उसके फादर के ज़माने से चलता हुआ हा बांगड्याचा धंदा सोडवत नव्हता. सबसे बड़ी बात थी कि ये बिज़नेस उसको छोड़ना ही नहीं था, क्योंकि उसके 4 फादर से ये बिज़नेस, उसके फादर से बिज़नेस चला आ रहा था. नवरात्र संपले होते, नवरात्र ख़त्म हो गई. नवरात्र फेस्टिवल है, तो नवरात्र आपको पता है, जिसमें मतलब नवरात्रि एक बहुत ही महाराष्ट्रीयन जो भाई बहन हमारे, उनका एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है. त्यात धंदा चांगला झाला. लोग आता दिवाळीच्या तयारीत लागले. लोग अब दिवाली की तयारी में लग गए. रघु भैया ने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले. रघु भैया ने दुकान को रंग देने का काम निकाला. अब्दुल दुकानावर आला. अब्दुल दुकान पे पहुंचा. त्याचा चेहरा उदास दिसत होता. उसका चेहरा बहुत उदास था. रघु भैया ने त्याला आवाज़ दिला, क्यों आप दुकान नहीं खोलता? नहीं रघु भैया, हे तपोवनच आता दाजीसाहेबांच्या हाती राहिलं नाही. तपोवन अब नहीं रहा. हे कळलं तेव्हापासून मन नहीं लागत धंधा करायला. अब दिल नहीं कर रहा बिज़नेस करने, क्योंकि अब तपोवन जब रहा ही नहीं दाजी साहब के पास, तो अब इस बिज़नेस में दिल ही नहीं है. आता तपोवनाचं काय होईल? अब वो ये सोच रहा था कि अब तपोवन का क्या होगा. केवढी मोठी वसाहत, कितनी बड़ी वो कॉलोनी है, किती रोगी, कितने डिजीज़ लोग. आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल, अब उनकी फिकर कौन करेगा. आणि आयुष्याचं मोल देऊन, आयुष्याचं मोल मतलब लाइफ का जो प्रेशियस टाइम है वो देकर, तन मन धनानं फुलवलेली, तन मन धन मतलब एवरीथिंग, सब कुछ देकर फुलवलेली मतलब उसे बड़ा की हुई, उसे ब्रॉड की हुई, ती कर्मभूमी सोडण्याचा, उस ज़मीन को छोड़ने का कल्पनेनं दाजी साहेबांना काय वाटलं असेल. जब उनको एक कहा, मतलब जब उनको पता चला होगा कि अब ये जगह छोड़ देनी है, तो उनको क्या फील हुआ रहेगा. अब्दुल विलक्षण हळवा झाला. अब्दुल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया. मतलब जब अब्दुल को पता चला कि दाजी साहब के हाथों में अब तपोवन नहीं है, तो वो परेशान हो गया. इसलिए वो रेस्टलेसनेस फील कर रहा था. उसका धंधे में दिल नहीं लग रहा था. देवळ्यातल्या पहारेकऱ्याचे 2 टोले दिले. देवळ्यातल्या पहारेकऱ्याने, मंदिर में जो पहारेकरी मतलब जो गार्ड्स होते हैं, 2 टोले दिले. रात के 2 बजे का जो टोले मतलब होता है, जैसा कि वो बेल बजती ना, वैसे 2 बजे की जो साइन है, जो सिग्नल है, वो दिया. शन्नू घोरत होती. शन्नू तो सो रही थी. अनवर गार्ड झोपला होता. अनवर भी गहरी नींद में था. अब्दुल उठला. रात को 2 बजे वो उठा. अगदी हलकेच धीरे से कोपऱ्यात बांगड्याच्या पेटीवर ठेवलेल्या, कोपऱ्यात मतलब कॉर्नर में, बैंगल्स के पेटी पर रखे हुए पिशवीतली एक एक वस्तू बाहर काढू लागला. उस कैरी बैग में से एक एक चीज़ों को बाहर निकालने लगा. पाउडरचा डब्बा, रुमाल, रिबिनी, पाउडर का डब्बा, रुमाल, रिबिन्स, पिन्स, सोनेरी बांगड्या, गोल्डन कलर बैंगल्स, साध्या बांगड्या, सिंपल बैंगल्स, नायलॉनच्या बांगड्या, मतलब नायलॉनच्या बांगड्या तर प्लास्टिक का जो होते हैं वो बैंगल्स. संक्रांतीला हे सारे तपोवनात नेणार होता. इस संक्रांत में वो सब कुछ तपोवन ले जाने वाला था, क्योंकि अब वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर दाजी साहेब नहीं थे. तिथे चूड़ीवाला म्हणून स्त्रियाँ, मुलीबाळी, वहाँ पे जो औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, वो चूड़ीवाला कहकर धावत धावत त्याच्याजवळ जमणार होत्या. सब उसके पास जमा होने वाले थे. काही काळ तरी ते सारे विसरून हंसणार होत्या. वो सब कुछ अपनी तकलीफ़ को भूलकर कुछ देर के लिए हंसने वाली थी. आणि त्यांचे हंसू बघून और उनका हंसना देखकर अब्दुल मनोवन सुखावणार होता, और अब्दुल दिल ही दिल में खुश होने वाला था. पण आता सारे संपले होते. अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया. स्वतःसाठी सारे जगतात, खुद के लिए तो हर कोई जिंदा रहता है, पण दूसऱ्यासाठी जगण्याचा आनंद, लेकिन दूसरों के लिए जीने की खुशी, त्या आनंदाचे सुख, उस हैप्पीनेस, उस खुशी से मिलने वाली जो हैप्पीनेस है,
वर्षातून फक्त 2दाच अब्दुल अनुभवायचा मतलब एक्सपीरियंस करना। तो साल में 2 बार ही उसको ये हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने मिलती थी, पण आता तेही मिळणार नव्हते। लेकिन अभी ये सब हैप्पीनेस उसको अब नहीं मिलने वाला था। एखाद्या वस्त्राचा, किसी कपड़े का, वस्त्र मतलब क्लोथ, एकाएकी रंग उड़ून जावा, अचानक से जैसे उस रख के उस क्लोथ का कलर उड़ जाता है, तशी त्याची जीवन इच्छा एकाएकी उडून गेली। जीवन इच्छा मतलब जिवंत रहण्याची इच्छा, यानी ज़िंदा रहने की जो इच्छा है ना, वो एकाएकी सडनली उड़ून गेली, ख़त्म हो गई। मतलब उसको लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है। साल में 2 बार वो खुशी मिलती थी, अब नहीं मिलेगी। ज़िंदगी खुद के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीने का उसे साल में 2 बार वक्त मिलता था, जो अब नहीं मिलेगा। त्या साऱ्या वस्तूकडे बघता बघता और इन सब चीज़ों को देखते देखते अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून गेले, और अब्दुल की आंखें जो है वो मतलब जैसे कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। त्यात तपोवनाचा परिसर विरघळत होता और उसमें तपोवन की यादें पिघल रही थी। तपोवन का जैसा कि परिसर एरिया उसे दिख रहा था। हळूहळू रात्र उतरणीला लागली होती और धीरे धीरे रात ख़त्म होकर दिन निकल रहा था। तो इस तरह से रात भर 2 बजे से लेकर सुबह तक, दिन निकले तक अब्दुल जागा ही था। उसे सब कुछ यादें मतलब बातें याद आ रही थी। उसको बुरा लग रहा था कि अब उसको साल में 2 बार जो हैप्पीनेस मिलने वाली अब वो नहीं मिलेगी। तो अब्दुल बहुत बेचैन हो गया था, क्योंकि अब उसको वहाँ पे जाने का मौका नहीं मिलने वाला था। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर से हमें ये सीखने मिलता है कि हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त हम दूसरों के लिए भी निकालें, गरीबों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, जिससे हमें उनकी मदद करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको समझ में आया। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि बहुत इजी चैप्टर है ना। इसकी कृति की आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। टेक्सचुअल करो भले, आपको डाइजेस्ट वर्कबुक भी मिली है। वर्कबुक में आप इस चैप्टर की कृति सॉल्व कर सकते हो। पेंसिल यूज़ करो ताकि बाद में आप उसे रब कर सको। तो इसकी जो कृति है, पहली जो कृति है, खालील व्यक्तीच्या स्वभाव वैशिष्ट्याची। स्वभाव वैशिष्ट्य मतलब नेचर, तुलना करा। हमें 2 लोगों के नेचर को कंपैरिजन करना है, जैसे कि अब्दुल का नेचर और रघु भैया का। तो आसानी से आप चैप्टर में से ढूंढ सकते हो। अब ढूंढो, है ना। तो अब्दुल का नेचर क्या था और उससे कंपैरेटिवली में रघु भैया का नेचर क्या था। खालील विधानामागील कारणे, रिझन। रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातोय। रास्ते में कोई मिला तो ये मत बोलो आप तपोवन में जाते, क्योंकि उसकी वाइफ ने कहा ना कि धंद्यावर परिणाम होतो, इससे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट होगा। आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणी। आज का दिन उनके लिए फेस्टिवल से कम नहीं है, क्योंकि रीज़न ये था कि वो वहाँ के लोगों के लिए जाते थे, उनकी खुशी में उसको खुशी मिलती थी। गुण विशेष लिया। गुण विशेष याद रखना स्टूडेंट्स, कभी भी क्वालिटी लिखना होता है तो ये चैप्टर से हमको समझ के करना होता है। तो दाजी साहब और शन्नोची दोनों की आपको क्वालिटी बताना है, तो ये आप ढूंढ नहीं सकते क्योंकि वर्कबुक में नहीं दिया है। तो डाइजेस्ट में इसका आंसर देखो आप और इसे याद कर लो। गुण विशेष वाले हमेशा आंसर याद कर लेना, रटाफाई कर देना, क्योंकि इसके वर्ड्स आपको बहुत मुश्किल से चैप्टर में मिलेंगे तो 1-2 पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों आप याद करना। उसके बाद में वाक्यातील अव्यय, ये सब ग्रामर पार्ट है, हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में इसका जो स्वमत है, स्वमत का जो पहला क्वेश्चन है, सत्यता पटवून दिया, मतलब सच्चाई, रियलिटी समझाओ। अब्दुल एक थोर समाज सेवक, अब्दुल एक ग्रेट सोशल वर्कर था। तो आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है कि अब्दुल एक ग्रेट सोशल वर्क था? तो उसके काम को छोटे से पैराग्राफ में आपको डिफ़ाइन करना है, क्योंकि वो अपनी खुद की ज़िंदगी सेक्रीफाई कर रहा था, लेकिन वो इन लोगों की मदद कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि शन्नूच्या वागण्यात मागील, शन्नू के बिहेव करने के पीछे तिचा विचार काय असावा, उसकी क्या थॉट होगी, या विषय तुमचे मत, इस बारे में हमारी ओपिनियन। तो शन्नू जो बिहेव कर रही थी, चिढ़ रही थी, तो उसके पीछे क्या उसकी सोच रही होगी, क्या रीज़न होगा, वो आपको बताना। तो ऑब्वियसली रीज़न ये था कि वो चाहती थी कि उसकी फैमिली थोड़ी सी सेटल हो, अच्छे से उससे कुछ अपने बच्चे के लिए उसको कुछ करना था, लेकिन मेन ओकेजन्स में अब्दुल वहाँ पे अवेलेबल
नहीं होता था जब कमाने का वक्त होता था। थर्ड क्वेश्चन है, तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अब्दुलचा मुलगा बांगड्याचा व्यवसाय कसा वाढवू शकेल? तंत्रज्ञान मतलब हम कह सकते हैं आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी को की मदद लेकर अब्दुल का बेटा अभी बैंगल्स का बिज़नेस अगर आगे करेगा तो अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकता है। आप लिख सकते हो कि आजकल के टेक्नोलॉजी का कैसे वो यूज़ कर सकता है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है, दुसऱ्याला मदत करण्यातला आनंद ज्या प्रसंगातून मिळू शकतो असा प्रसंग। एक ऐसा इंसिडेंट आप लिखो जिससे आपको ऐसा लगता है कि इसमें हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, है ना। तो हमको दूसरों की मदद करने की कैसे खुशी मिलेगी, तो एक इंसिडेंट आप बताओ कि भाई ऐसा करने से या ये करने से खुशी हमें मिलती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई है। तो इंशाल्लाह हम लोग आगे के लेक्चर में मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो फुटप्रिंट्स होगा। अच्छा, ये भी अच्छा चैप्टर है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, और दूसरों की मदद करने की खुशी को एक्सपीरियंस कीजिए जैसा आपके लिए पॉसिबल होगा। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।